पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में सेल्फी पॉइंट बनाने के बयान को लेकर फंसे सतपाल महाराज, कांग्रेस ने उठाए सवाल। लाल कुआं सड़क की दुर्दशा को लेकर बीच सड़क धरना देने बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण, अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। हल्द्वानी के महिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, गर्भवती महिलाओं को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। प्रेम प्रसंग के शक में किया था पत्नी का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत भले ही लगातार चुनाव हार रहे हों और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का 2 चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा हो, लेकिन हरीश रावत खुद अपनी और सबका ध्यान खींचना बखूबी जानते हैं। कल एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। दरअसल कल हरीश रावत अपने साथी और पूर्व मंत्री हरीश दुर्गापाल के साथ हल्द्वानी और लाल कुआं के बीच से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी गड्ढों में हिचकोले खाने लगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गड्ढों और मौके का फायदा उठाकर तुरंत गाड़ी को एक तरफ लगवाया और बीच सड़क पर ही अपना धरना शुरू कर दिया। हरीश रावत ने सड़क पर बैठकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों को चेतावनी दी कि अगर इस सड़क की हालत नहीं सुधरी तो आने वाले समय में कांग्रेस इस बारे में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि ये सड़क कुमाऊं की महत्वपूर्ण सड़क में से एक है जो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। बावजूद इसके सड़क का हाल बेहाल है। हरीश रावत ने कहा कि ये पहली दफा नहीं है जब वो इस सड़क पर गड्ढों का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी इस सड़क को लेकर वो त्रिवेंद्र सरकार को आगाह कर चुके हैं, लेकिन आज भी इस सड़क के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। चंपावत उपचुनाव के संदर्भ में होटल ग्रीन सिटी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोडी के चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को गति देने के विषय में गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व विधायक रंजीत रावत, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, चंपावत कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर, संगठन महामंत्री विजय सारस्वत, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हमारे सभी यहाँ पर हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम है, यही हमारे स्टार हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वैभव वालिया जी आए हैं जो हमारे AICC में यूथ कांग्रेस के कन्वीनर हैं, और हरीश रावत जी खुद आ चुके हैं, गणेश गोदिया जी आए हैं, प्रीतम सिंह जी आए हैं, यशपाल आर्या जी यहाँ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने भी अपने जितने हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, जो साफ छवि वाले लोग हैं, उन सभी को हमने यहाँ भेजा है। बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही है, चाहे वो कुमार विश्वास आया हो, चाहे वो पवनदीप राजन को बुलाया गया हो। बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के चुनावी कार्यालयों को बंद करना इस बात का सबूत है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस चुनाव में कर रही है, धन बल का प्रयोग कर रही है। झंडों की अगर खाली कोई काउंटिंग कर ले, कोई समझदार पत्रकार हो और ईमानदार हो, अगर केवल चंपावत जिले के और चंपावत विधानसभा की सीट के झंडू को गिन ले तो कम से कम 3 से 4 करोड़ के झंडे निकलेंगे। एक एक घर में 10-10, 15-15 झंडे हैं, और एक जो चुनाव लड़ रहा होता उसकी जो लिमिट है वो 40 लाख की है। आखिर चुनाव कमीशन कहाँ है, कहाँ है प्रशासन? हम लोग पूरी सादगी से चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव को लड़ रहे हैं। आम जनमानस हमारे साथ खड़ा है। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, फौज की भर्तियां नहीं हो रही पिछले 3 साल से, इस बात से परेशान है। हमारे पहाड़ की जो रीढ़ है इकोनॉमी की, वो फौज है। फौज में ही हमारे लोग जाके अपना जीवन यापन, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपनी जान को जो है देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमसे वो सब भी छीना जा रहा है। तो लोग जानते हैं, खटीमा के लोगों ने धामी जी को स्वीकार नहीं किया, जबकि वो 10 साल से वहाँ विधायक थे, मुख्यमंत्री थे। आज बगल की सीट में वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग समझदार हैं और मैं मानता हूँ इस बात को कि अपनी घर की बेटी को अपनी माँ जैसी, अपनी बहन जैसी, जो दिखने में भी है और यहीं की पैदा, यहीं की रहने वाली है, उसको वो चुनेंगे। क्यों बाहर से आए हुए व्यक्ति को अपने यहाँ एस्टेब्लिश करना कोई चाहेगा? ये हमारा भरोसा है। और कांग्रेस की जो अच्छी नीतियाँ रही हैं, जिसमें पूरे राष्ट्र का जो उदारीकरण हुआ है, जो राष्ट्र को आधुनिक भारत में परिवर्तन किया है, वो सबको लोग आज मानते हैं, जानते हैं। जिस तरीके से वैमनस्य फैलाकर राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से दबाव की राजनीति करी जा रही है, जिस तरीके से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, वो सब हमारे पक्ष में आएगा। आज भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहा है, आज भी। और कांग्रेस की 2 शासित राज्य हैं, उन दोनों में हमने लागू कर दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, उसने अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। वो सारे कर्मचारी, उनके परिवार हमारे साथ हैं। पुलिस पे ग्रेड का झगड़ा भी समाप्त नहीं।
केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने बयानों में ही गिरने के बाद सियासत के निशाने पर भी आ गए हैं। 2020 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात को बदलकर उन्होंने देश के पहले सीडीएस रहे बिपिन रावत की तस्वीरों वाले सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की बात कही। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सतपाल महाराज को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री को विवादों में रहने का कुछ खासा शौक हो गया है। वो सिर्फ भूतकाल और भविष्य काल में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भाजपा के मंत्री ऐसे सुगुफे छोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को विवादों में रहने का कुछ खासा शौक हो गया है। इसलिए क्योंकि जब चारधाम यात्रा गतिमान है तो उस वक्त आप जो है भविष्य की बातें कर रहे हैं कि हम चारधाम यात्रा में जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे। आपको अब सत्ता में 6ठा साल चल रहा है और अभी तक तो आपने कुछ भी करके नहीं दिखाया और अब आप जो है या तो भूतकाल में बात करते हैं या भविष्यकाल में बात करते हैं। आपको इन विवादों में फंसने की ज़रूरत क्या थी? पहले आपने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम से आप सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे, फिर आपने कह दिया कि नहीं आप जनरल सिंह के नाम से बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के शिगुफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोड़ रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत थी यात्रा को सुचारू करने की, इस वक्त व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की ज़रूरत थी। सेल्फी पॉइंट के विवादों में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? और केवल 2-4 नहीं, उत्तराखंड के तो कई ऐसे महापुरुष हैं, कई ऐसे असेट्स हैं जो जिनके नाम पर सेल्फी पॉइंट्स बन सकती थी। तो फिर ऐसे में बाहरी लोगों को या बॉलीवुड स्टार्स के नाम पर सेल्फी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये समझ से परे है। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग में निर्माणाधीन पुल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पुल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण से जुड़ी सारी बातों को बारीकी से जाना। इस दौरान दीपक रावत ने कहा कि कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को पुल की टेस्टिंग की जाएगी, इसके बाद ही पुल को चालू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पुल पर काम कर रहे मजदूरों की सेफ्टी को लेकर भी विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं। कर्णप्रयाग नगर पालिका के डंपिंग जोन को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को डीएम वरुण चौधरी ने कर्णप्रयाग नगर पालिका के डंपिंग जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता और सफाई निरीक्षक को डंपिंग जोन में ब्लीचिंग का छिड़काव और साफ सफाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मौके का आज हमने निरीक्षण किया है और यहाँ पे मैंने देखा है कि जिस तरह से और जिस एफिशिएंसी से काम होना चाहिए उस एफिशिएंसी से काम नहीं किया जा रहा है। तो ईओ नगर पालिका और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उनको हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बाय टुडे इवनिंग इसके अंदर इम्प्रूवमेंट यदि नहीं होता है तो वी विल टेक फर्दर एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। गंगोत्री धाम के पहाड़ों की चोटियों में अभी से बर्फबारी देखने को मिल रही है। साथ ही गंगोत्री में काफी ठंड भी श्रद्धालुओं को महसूस होने लगी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात मिल रही है। मां गंगा के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इस मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा मौसम हमारे प्रदेश में देखने को नहीं मिल पाता है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है। ये चारों धाम प्रकृति की गोद में है, साथ ही देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। जय श्री राधे। मैं साध्वी अपर्णा नागदा, शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं और हम आए हैं गंगोत्री में। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे, हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है। और गंगा मैया की गोद में हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हल्द्वानी के महिला चिकित्सक अस्पताल में आए दिन महिलाओं को डॉक्टरों की कमी के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं की लंबी लंबी कतारें डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में सुबह 8 बजे से लग जाती है। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और उन्हें करीब 1 से 1.5 घंटे का डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि महिला अस्पताल में काफी लंबे समय से डॉक्टरों की कमी चल रही है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सक अधीक्षक उषा जंग पांगी ने भी माना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी कतारों पर खड़ा होना पड़ रहा है। भैया देखिए, वैसे तो अभी मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हुई हूँ, अभी मुझे 4था महीना लगा है, तो आज मैं आई हूँ। मतलब मेरी आशा अभी वहाँ सुसला तिवाड़ी में गई है तो मैं अकेले आई। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना, बाकी तो सब ठीक है, डॉक्टर लोग तो ठीक ही हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत है और मतलब ये लोग लाइन का कोई मतलब नियम कानून कुछ नहीं है इन लोगों का। जिसका जब मन करे, आशा लोग तो ऐसा कर रही है, एक लाइन में खड़ी हो रही है तो एक के बदले एक ही तो दिखाएगी, अपनी 4 मतलब जो उनके पेशेंट है उनको एक साथ दिखा दे रही है। ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग सिंगल अकेले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग 2-2 घंटे लाइन पर खड़ी रहेंगे।
अरे बहुत समय लग रहा है भैया, सुबह 10:30 बजे से आए हैं, अभी आप लोग टाइम देख लीजिए 12:30 बज गया है। और नॉर्मली बस एक रिपोर्ट दिखानी है, उसके लिए भी इन लोगों का मतलब ये है कि जो जिसकी जान पहचान है भाई, जिसको यहाँ जान पहचान रहे हैं उसको तो भेज दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं भेजे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पब्लिसिटी है भाई, नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल बना क्यों है? डॉक्टर तो हैं ही, फिर भी एक केबिन पे 3 लोग बैठे थे बैठने को, तो अब लेकिन बैठने का क्या फ़ायदा जब उसके बाद भी बंदे को इतना टाइम लग रहा है। और ऊपर से आप लोगों को पता है गर्भवती महिलाएं हैं सारी, सबको पता है, सारी लाइन में बैठी हुई हैं। इतना मतलब अगर 2 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, चलो हम लोग खड़े हो सकते हैं, 1-1 घंटा नहीं खड़े हो सकते ऐसी हालत में, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। आप लोग वहाँ एक बार देख के आइए, सारी औरतें बैठी हुई हैं लाइन पे, जब उनका नंबर आया तब खड़े होके जा रही हो। मैं हल्द्वानी रहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा समय खड़ा होना पड़ता है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक लग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर की कमी को थोड़ा सही किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनको देखा जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। हमारे पास महिला चिकित्सक और ये जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वह इन लोग, हाँ स्पेशली उन लोगों की, स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है कि वैसे रिटर्न में तो मेरे पास 5 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कुछ अटैच्ड हो गए मसूरी अपने निजी उससे उस स्वास्थ्य लाभ के उसके स्वास्थ्य के चक्कर में। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि उसकी अभी डिलीवरी भी है तो मैटरनिटी लीव पे है, तो हमारे और एक कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो मेरे पास जो रेगुलर डॉक्टर हैं 3 ही हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके लिए मैंने मैम को लिखा हुआ है कि 1 या 2 गायनोकोलॉजिस्ट और मिल जाए, तो जिससे इन लोगों को कभी कोई बीमार पड़ गया, ये लोग भी कभी कहीं को जाना है, छुट्टी जानी है, तो इन लोगों से क्या होता है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है इनके ऊपर। और जो हमारी जो महिला चिकित्सक है वो भी कुछ मतलब रूटीन में जैसे कहना चाहिए कि 8 पद हैं हमारे पास, तो 8 में से 4-5 ही पद हैं, तो इसमें भी रोटेशन में ड्यूटी होती है, तो इसमें भी 1-2 हमें मिल जाएँ LMO प्लेन वाले, तो उसके लिए भी लिखा हुआ है। और इसमें हमें CMO मैम से सहयोग मिलता रहता है कि जैसे पेरीफेरी में जो डॉक्टर हैं तो उनको रोटेशन में 1-1, 2-2 हमको देती रहती हैं हर महीने में। यार मेनली मुझे जो कमी है अभी, जो पैथोलॉजिस्ट है हमारे पैथोलॉजी लैब खुली, तो उसमें मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर बैठा हुआ है अभी, तो उसके लिए अभी एक सीट क्रिएट टीम भी कहती है मैडम जो भी है, तो उसके लिए हमने मांग की है कि 2 पैथोलॉजिस्ट मुझे मिल जाएँ, तो हमारे 24 आवर हम लोग पैथोलॉजी वाला वो चला सकते हैं विभाग। और एक मेरा है रेडियोलॉजी विभाग, जिसमें कि उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा किल्लत है कि एक डॉक्टर है वो भी अटैच्ड है पदमपुरी से, और वो एक दिन हमारा कोटा भाग जाता है, तो 6 दिन होता है। 6 दिन में भी अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पेशेंट तो ज़्यादा हैं, तो इन लोगों को डेट मिलती है 1 महीने 2 महीने 3 महीने की गई, तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे कि भैया रोज़ पेशेंट आ रहे, तो हम लोग 40-50 से ज़्यादा नहीं कर पाते, मैक्सिमम डॉक्टर से ज़्यादा कर भी नहीं सकता। तो ये है कि 1-2 रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी हमने अपने महानिदेशालय में और सभी को कह रखा है। तो अब ये जब ये डॉक्टर्स आ जाते हैं तो और हमारा अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। मेरठ से 5 दोस्त कॉर्बेट पार्क में घूमने के लिए आए थे, जहां उनके साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मेरठ से घूमने आए पर्यटक ईशांत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ रामनगर के एक फरहान नाम के एजेंट ने फ्रॉड किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम 5 दोस्तों ने कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन में डे सफारी के लिए और रुकने के लिए उससे 25,500 रुपए में पैकेज लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कल सुबह वो डिकाला डे सफारी के लिए निकले तो रामनगर के कोसी बैराज पर पहुंचने पर उन्हें शंका हुई, जिस पर उन्होंने जिप्सी चालक से पूछा कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो जिप्सी चालक द्वारा बताया गया कि उनको वो फाटो में डे सफारी के लिए ले जा रहे हैं। उनका परमिट वहीं का काटा गया है, जिस पर उन्होंने बैराज पर ही जिप्सी रुकवा दी और उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, जिस पर उनके द्वारा उक्त फरहान नाम के एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की गई, जिस पर उसके द्वारा उनके सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया। सर हम यहाँ पर मेरठ से घूमने के लिए आए थे यहाँ पर, तो हमारा टोटल पैकेज जो डिकाला के लिए 25,500 5 बंदों के लिए तय हुआ था, ठीक है, जिसका हमने 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की पेटीएम के द्वारा, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और जिस रिसोर्ट में उन्होंने रुका ले रिसोर्ट जिसमें रुके हम, तो वहाँ के 15,500 रुपये भी हम पे कर चुके हैं, ठीक है। अब हम सफारी के लिए निकले सुबह मॉर्निंग में आज, तो वो बंदा जो सफारी वाला हमें पाटू लेकर जा रहा था। बुकिंग हमारी डिकाला की थी, हमने बोला उससे भाई आप गाड़ी साइड में लगाओ, हमें नहीं जाना वहाँ पर, पाटू नहीं जाएंगे जाना हमें। जब हमारी बुकिंग उसकी है डिकाला की, तो हमें जाना नहीं। तो पता चला उस बंदे का सफारी वाला जो होता उसकी कहीं से कहते गलती नहीं है, जो हमारे संग फ्रॉड किया है वो फरहान नाम के बंदे ने किया। चाहता हूँ नैनीताल रामनगर प्रशासन से ही चाहता हूँ मैं, हम इस बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम इसके लिए तहरीर देने जा रहे हैं थाने में भी, रामनगर थाने में।
ठीक है ना। ये भी वो करता हूँ और आगे से किसी की संग ना हो, हमारा संग जो हुआ है या और किसी के संग ना हो आगे। एडवांस वैली मॉडर्न स्कूल और आदर्श विद्या मंदिर गुनियाला पोखरी का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। वहीं वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि विद्यालय स्कूल शिक्षा के केंद्र है। पहाड़ों के विद्यालयों स्कूलों में भी बेहतर पढ़ाई हो रही है। यहाँ से पढ़े बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं इसमें। मुख्य अतिथि के आगमन पे सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और कुछ जैसे पंजाबी हो गए, हरियाणवी हो गए, राजस्थानी हो गए, विभिन्न पूरे जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति का सम्मिश्रण करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये पहले तो सर ये 6वां कार्यक्रम है। पहले तो 3 दिन का होता था, लेकिन इस बार बहुत सारा मौसम को मद्देनजर रखते हुए इसको केवल इस बार 2 ही दिन का आयोजन किया गया है, 25 को और 26 तारीख मई 2022 तक। मां गंगा का पूरे विश्व में सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इस जल के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। गौमुख से गंगा निकलती है और गंगा सागर में विलीन हो जाती है। मां गंगा के जल के लिए कई श्रद्धालु गौमुख और गंगोत्री धाम आते हैं। गंगा के जल की खासियत है कि ये जल कई वर्षों तक अपनी शुद्धता नहीं खोती है। उत्तरकाशी को मां गंगा का मायका माना जाता है। यहीं से ही मां गंगा गौमुख से निकलकर गंगा सागर की ओर जाती है। उत्तरकाशी जिले में गंगा किनारे बना है कूड़ा रखने का स्थल। आए दिन ये कूड़ा गंगा नदी में धीरे धीरे गिरता रहता है, जिससे ये जल यहीं से दूषित होकर नीचे की ओर जाता दिख रहा है। गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। सरकार गंगा के जल को सुरक्षित करने के वादे तो करती है, मगर इस पर कार्य नाम मात्र का देखने को मिलता है। उत्तरकाशी शहर का कूड़ा इसका साक्षात गवाह है, जो प्रतिदिन गंगा नदी में समा रहा है। उत्तरकाशी प्रशासन मुक्तदर्शक बनकर मौन बैठा है। रामनगर में ग्राम पाटकोट के समीप भंडार पानी के पास कोसी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि काशीपुर निवासी सद्दाम अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रामनगर आया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ भंडार पानी के समीप कोसी नदी में नहा रहा था। इसी बीच अचानक वो पानी में डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नदी से सद्दाम को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी रामनगर पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, काशीपुर के निवासी सद्दाम जो अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ भंडार पानी में घूमने आया था, तो उसकी जानकारी हुई कि वो नदी में पैर स्लिप होने से डूबकर उसकी मौत हो गई है। उसका सब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। श्रीनगर के 3 युवाओं ने मिलकर श्रीनगर में स्विगी और जोमेटो जैसी सर्विस शुरू की है। इन तीनों ने एक बड़ी भारतीय कंपनी जो कि लगभग 14 देशों में अपनी सर्विस दे रही है, उनसे फ्रेंचाइजी लेकर इस सेवा को शहर में शुरू कर दिया है। ये तीनों युवा आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और तीनों ही श्रीनगर में अपना सफल व्यवसाय चला रहे हैं, जिसमें से अनूप बिष्ट और गौरव सिलोड़ी 12 साल देश विदेश के सर्वोच्च होटल में कार्य करते थे और कोरोना काल में घर वापसी कर अपना व्यवसाय शुरू किया। जबकि तीसरा युवा सुमन जोशी शुरू से ही श्रीनगर में अपना होलसेल का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चला रहा है। इन युवाओं का कहना है कि श्रीनगर में इतनी दुकानें और सभी तरह की फैसिलिटी होने के बाद भी लोग यहाँ ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस से वंचित हैं और यहाँ का बाजार इसके लिए बिल्कुल सही है। इन तीनों ने 2 साल पहले इस सपने के बारे में सोचा था और कई कंपनियों से बात करने के बाद आखिर में फटाफट डिलीवरी के साथ इसे शहर में लाने की सोची। इस ऐप के द्वारा आप घर में बैठकर कोई भी चीज़ अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इन तीनों का कहना है कि हम इसकी शुरुआत श्रीनगर, श्रीकोट, स्विच चौरास, कीर्ति नगर, बिल केदार आदि जगह पर शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे। भूमाफियाओं पर सरकार निरंतर नकेल कसने के दावे भले ही कर रही है, मगर भूमाफिया है कि उन्हें ना सरकार और ना ही शासन प्रशासन का भय है। वो पहाड़ पर जहां कहीं भी औने पौने दामों पर जमीन खरीद रहे हैं और वहां जाने के लिए सड़क नहीं है, तो वो वन भूमि में भी बगैर अनुमति के बेखौफ रातों रात जेसीबी लगाकर सड़क काट रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला नरेंद्र नगर का प्रकाश में आया है। नरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर आगे भूमाफिया ने लोकल लोगों से जमीन खरीदी, मगर जमीन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। इस जमीन तक पहुंचने के लिए भूमाफिया ने बगैर अनुमति के वन भूमि की जमीन पर रातों रात 140 मीटर सड़क काट दी, जिसमें पेड़ों का सफाया भी कर दिया गया। इसकी भनक जैसे ही वन विभाग को मिली, रेंज अधिकारी विवेक जोशी ने तैयारी लिखकर तुरंत पुलिस को दी। वन विभाग और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और उन्होंने कहा कि तुरंत मामले की छानबीन कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भूमाफी वन विभाग की भूमि पर ऐसा दुस्साहस न कर सके। मामला हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पोखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को
उसी समय रुकवा दिया गया, मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में FIR दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। ये बेसिकली जो कुमारखेड़ा गुजराड़ा और ये रोड रानी पोखरी की तरफ जाती है, इस रोड पे यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे करीब चल के एक जगह पे पब्लिक की कोई लैंड है जो किसी आदमी ने खरीदी है। खरीदने के बाद उस लैंड तक पहुँचने के लिए उनके पास जो है पैसेज नहीं था, तो उन्होंने एक पैसेज काटा है, रोड काटी है वहाँ पे, जिसको लेके फॉरेस्ट ने एप्लीकेशन हमारे थाने पे दी थी कि ये फॉरेस्ट की जो लैंड थी, इन्होंने बिना परमिशन के फॉरेस्ट की लैंड पे सड़क काट दी है। इसको लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर गलती करती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और उत्तराखंड सरकार जल, जंगल और जमीन बचाने की बात करती है, वहीं नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर भूमि माफियों द्वारा रातों रात 150 मीटर रोड काट दी गई है और रोड बिना अनुमति के काटी गई है। उक्त भूमि वन विभाग की है। जब वन विभाग को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत उक्त जो भी ठेकेदार हैं, जो भूमि माफिया हैं, उनके खिलाफ नरेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये लोग 3 लोग हैं, इन 3 लोगों के खिलाफ नरेंद्र नगर में मामला पंजीकृत कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, सरकार इसमें क्या एक्शन लगती है। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ TV, नरेंद्र नगर। जिला अस्पताल पौड़ी के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल में पहली सफल सिजेरियन डिलीवरी हुई। अब तक सिजेरियन डिलीवरी के लिए मरीजों को जिला अस्पताल पौड़ी या श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया जाता था। सर्जरी के बाद दोनों जच्चा बच्चा ठीक है, जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टरों और स्टाफ ने पहले सिजेरियन डिलीवरी पर एक दूसरे को बधाई दी और क्षेत्रवासियों के लिए इससे बड़ी राहत बताया। ये जानकारी जिला अस्पताल पौड़ी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर PK जैन ने दी। आपको बता दें कि श्री महंत आदर्श अस्पताल द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो और घंडियाल को वर्तमान में PPP मोड पर चलाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल में सिजेरियन डिलीवरी की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा क्षेत्र के सिरोली कला में हुए नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरोली कला में 23 मई की रात को एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलभट्टा थाना पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पति ने बताया कि उसका विवाह उत्तर प्रदेश बरेली जिले की रहने वाली नेहा बी के साथ 5 महीने पूर्व हुआ था। विवाह के बाद से ही उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग है। इस बात को लेकर उसमें अक्सर विवाद होता रहता था। इतना ही नहीं, इस मामले में 2 बार पंचायत भी हुई थी। उसके बाद भी जब ये मामला शांत नहीं हुआ तो उसने 23 मई को अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया था और उसके बाद मामले की जाँच शुरू कर दी थी। साथ ही पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब पुलिस ने सितारगंज रोड शंकर फार्म के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। आज 2022 को एक लगभग 8:30 बजे करीब एक सूचना 112 पे हमको प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति अपने साथ सिरौली कला में किसी लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पे गई तो देखा कि वहाँ एक नेहा बी नाम की लेडी जो है मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। उस सूचना पर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ये ज्ञात हुआ कि ये लड़की बहेड़ी की रहने वाली है और जिसकी शादी यहाँ सिरौली कला में ये अभियुक्त अबरार नाम के व्यक्ति से हुई है। इस पर उसके परिजनों को सूचित किया गया। थोड़ी देर में उसके परिजन भी आए। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 महीने पहले इसकी शादी अबरार नाम के व्यक्ति से हुई थी और इनका आपस में मनमुटाव चल रहा था, जिस कारण इसने जो है इनके घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। उस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा 24/5 को थाने पर एक तहरीरी सूचना दी, जिस सूचना के आधार पर थाने पर मुकदमा कायम किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए इसके द्वारा जो है दहेज हत्या की गई है, जिसमें इन्होंने नामजद 6 लोगों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना चूँकि अभियोग दहेज हत्या से संबंधित था तो उसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की गई और दौरान विवेचना मुख्य अभियुक्त जो इसका है मृतका के पति अबरार को पुलिस टीम द्वारा कल रात गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये अब इसको कल रात ये
शंकर फार्म तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 31 मई को चुनाव होना है और 3 जून को चुनाव नतीजा आएगा। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। सीएम धामी लगातार चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। चंपावत उपचुनाव के मैदान में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में चुनाव मैदान में नजर आएंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को अब बीजेपी चंपावत के मोर्चे पर उतारने जा रही है। वैसे तो चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहले से ही चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन तक को चंपावत उपचुनाव के प्रचार में झोंका हुआ है। लेकिन अब अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी 28 मई को टनकपुर चंपावत में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा करवाने की तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।